जी सर। बताएं अपने बारे में बिना नाम बताए। जी सर, मैंने 10th 2011 में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शाहपुरा भिलवाड़ा से की। 2013 में वहीं से ही मैंने 12th करी। 2016 में बीएससी प्रताप सिंह भारत कॉलेज शाहपुरा भिलवाड़ा से करी। 2018 में महाप्रभु स्वामी रामचरण कन्या विद्यापीठ से मैंने बीएड करी। 2020 से मैं वरिष्ठ अध्यापिका गणित के रूप में कार्यरत हूँ। 2021 में मैंने वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा से एमए ज्योग्राफी करी है। चलिए बहुत बढ़िया। तो आप काफ़ी अच्छा आपका ज्ञान है, काफ़ी सारी आपका डिग्रीज हैं और काफ़ी अच्छी जगह पे हैं, पढ़ा रही हैं बच्चों को। तो फिर यहाँ क्यों आना चाहती हैं? जी सर, बिल्कुल मैं टीचर के रूप में कार्यरत हूँ और इसमें काफ़ी ज़्यादा ये एक पवित्र पद है। मैं इसके साथ न्याय करते हुए मैंने आगे आरएस की तैयारी करी है। आरएस में आने का मुख्य कारण इस जॉब की जो प्रकृति है वो है, क्योंकि इसमें एक तो कार्य क्षेत्र का दायरा काफ़ी अधिक विस्तृत है और इसमें कार्य की विविधता भी काफ़ी अधिक है। ज़्यादा लोगों तक इसमें पहुँच बढ़ाई जा सकती है, ये सभी कारण। चलिए बहुत बढ़िया। आपने हॉबीज़ इंटरेस्ट में लिखा है बॉलीवुड मूवीज़ देखना। जी सर। तो मेरी जो मेरे आपसे एक प्रश्न है कि बॉलीवुड जो नामकरण है, क्या उचित है कि ये बॉलीवुड कहाँ से आ गया ये? जी सर, ये शब्द सबसे पहले तो हॉलीवुड शब्द था। हॉलीवुड एक वहां पर अमेरिका में जगह का नाम है, तो वहां पर फिल्म इंडस्ट्री विकसित हुई थी, इसलिए हॉलीवुड नाम पड़ा। मुंबई में यहाँ पर जो बॉम्बे से ये बी नाम एच में जोड़ दिया और फिर हॉलीवुड को बॉलीवुड में कन्वर्ट कर दिया। इस प्रकार से ये नाम पड़ा। तो ये जो बॉलीवुड की जो मूवीज़ हैं और हॉलीवुड की मूवीज़ में हैं, इनमें क्या अंतर देखते हैं आप? सर, जो हॉलीवुड की मूवीज है उसमें एक तो वीएफएक्स टेक्नोलॉजीज का अधिक उपयोग होता है। एक दूसरा सर, बॉलीवुड की मूवीज के अंदर भावनाएं, संगीत, नृत्य, ये सारी चीजें इसमें अधिक होती है। वो हॉलीवुड मूवीज में ये सारी नृत्य, डांस ये उनमें उन मूवीज में आते नहीं है, तो वो स्टोरी बेस्ड ज्यादा होती है। और कोई अंतर है जो कि इनको थीम को लेके कोई ऐसा जी, लगता है? थीम में वो ज्यादा साइंस फिक्शन इस प्रकार की मूवी होती है और बॉलीवुड में इनसे अलग मूवीज होती है। साहित्य पे आधारित मूवीज़ कहाँ ज़्यादा बनती हैं? सर, साहित्य दोनों जगह है, बॉलीवुड में भी बनी है, हॉलीवुड में भी बॉलीवुड की बनी कोई है। 5 मूवीज़ बताइए जो कि साहित्य पे आधारित हो। साहित्य पे जैसे एक तो विजय दान देथा का जो साहित्य, उन पर एक पहली पिक्चर बनी है। और जैसे ये गंगूबाई जो मूवी है वो भी एक बुक पर आधारित है कि माफिया ऑफ दैट पर्टिकुलर सेक्टर, इस प्रकार के कोई साहित्य है, उस पर गंगूबाई पिक्चर बनी है। और एक दो और मैं अभी ढंग से रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ सर। चलिए, आपके फेवरेट डायरेक्टर? जैसे डायरेक्टर में एक तो विधु विनोद चोपड़ा जी है, वो है। क्या एक विकास बहल जी है। क्या जी खास बात है उनके डायरेक्शन में? सर, उनके जो मूवीज होती है वो ज्यादा जो समाज से जुड़े हुए मुद्दों पर वो आधारित ज्यादा होती है, तो मुझे वो अच्छी तो लगती है वो वैसी आपकी मूवीज। रुचि का विषय है, जी। इसलिए वो अच्छे डायरेक्टर हो गए। जी वो जी सर। चलिए कोई बात नहीं, आपके आपकी व्यक्तिगत चॉइस है। आप ज्योग्राफी की छात्रा रही हैं। जी सर। एक कहीं टर्म मैंने पढ़ी थी, पैलियो ज्योग्राफी। पैलियो ज्योग्राफी सॉरी सर, मैंने नहीं सुनी है। आपने नहीं पढ़ी? जी। चलिए कोई बात नहीं। जियो पॉलिटिक्स, जी। इसमें आधा आधा ज्योग्राफी आधा पॉलिटिक्स है, तो क्या क्या है ये? जी सर, किसी भी देश की जो भौगोलिक परिस्थिति है उसके आधार पर उसके जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनते हैं, उसकी विदेश नीति निर्धारित होती है। तो भूगोल और उसके जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उन दोनों को जोड़ने ये भू राजनीति ये काम करती है। ये भूगोल इसमें भूगोल मेन कारक है या पॉलिटिक्स मेन कारक है इसमें? सर, इसमें भूगोल से राजनीति बन रही है। जैसे उदाहरण के तौर पर, जैसे भारत जो है वो हिंद महासागर में अपनी वो प्रभुत्व बनाकर रखना चाहता है, क्योंकि उसका जो प्रायद्वीपीय पठारी भाग है 7,516 किलोमीटर की सीमा उसकी हिंद महासागर में है, तो उन देशों के लिए वो काम करता है। इसके लिए इंडियन ओशन ड्रीम एसोसिएशन बनाया है। फिर चाइना, पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देश है, तो उनके आधार पर भी वो अपनी नीतियां डिसाइड करता है, पड़ोसी देशों के आधार पर। आपने कहा इंडियन ओशन, ये एकमात्र ओशन है जो किसी देश के नाम पे है? जी जबकि सर। ओशन की तो बाउंड्री बहुत सारे, ये कहाँ से कहाँ तक, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? जी सर, हिंद महासागर एशिया और मुख्यतः एशिया में, साउथ एशिया में इसका विस्तृत विस्तार है सर। अफ्रीका में नहीं है? जी सर, अफ्रीका अफ्रीका के पश्चिम पश्चिम साइड में है सर। अफ्रीका के सॉरी सर, अफ्रीका के पूर्व साइड में हिंद महासागर का विस्तार है। तो ये जो है क्या होता है, हिंद महासागर जी सर। और अटलांटिक, ये कहाँ कहाँ पे मिलते हैं? जी सर, भूमध्य सागर जो है वहां पर हिंद महासागर और
इधर से अटलांटिक महासागर है, भूमध्य सागर के पश्चिम में अटलांटिक महासागर है, पूर्व में हिंद महासागर है। और ये भूमध्य सागर कहाँ है? भूमध्य सागर यूरोप और अफ्रीका के मध्य में है सर। इसका कुछ हमारे इतिहास में भी कोई इसका रोल रहा है भूमध्य सागर का? जी सर, जो पश्चिम से जो भी देश यहाँ पर आक्रमण किए वो भूमध्य सागर से होकर ही आए थे, जैसे ब्रिटेन ना, डच, पुर्तगाली भूमध्य सागर से ही इधर आए थे। स्वेज नहर यहाँ पर है, तो व्यापार जो होता है वो भी इससे जब ये संबंधित है। पुर्तगाली जब आए थे तब भूमध्य सागर वाला रास्ता चालू था? सॉरी सर, 1856 में जब स्वेज नहर ओपन हुई थी तब ये रास्ता ओपन हुआ था। चलिए, आप साइंस की भी स्टूडेंट हैं, ज्योग्राफी की भी हैं, आप बीएड भी किया हुआ है और टीचिंग में है। तो अभी जो नई एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, इनमें जो स्कूल लेवल पे जो इनिशियल प्राइमरी एजुकेशन या प्री प्राइमरी एजुकेशन, ये पहले से कैसे भिन्न है? जी सर, इसमें एक तो जो है अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन का इसमें प्रावधान किया गया है, जिसमें बच्चे को 3 साल की एज में ही उसको स्कूल मतलब कि उसको औपचारिक रूप से शिक्षा दी जाएगी। प्री नर्सरी और एलकेजी यूकेजी वाले प्रावधान इसमें है। इसके अलावा 1 से 5वीं तक के बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा का प्रावधान है, जो कि अभी वर्तमान में नहीं है। और ये मुख्य रूप से तो ये वाले प्रावधान है सर। और तो 6th क्लास आपको लगता है कि ये जो चेंजेस किए गए हैं, ये सही दिशा में है? जी सर, ये सही दिशा में है। और इसके कुछ चैलेंजेस भी हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के? सर, इसकी चुनौतियां ये है कि इसमें कहा गया है कि शिक्षा का बजट जो है वो 6% होना चाहिए, तो बजट इतना आवंटित अभी नहीं हो रहा है। वर्तमान में ये केवल 2 से 3% तक रहता है। और इसके अतिरिक्त जैसे आधारभूत सुविधाएं, जो बुनियादी स्ट्रक्चर इसमें चाहिए होगा, क्योंकि इसमें जो फॉर्मूला 5+3+3+4 का किया गया है, तो काफी ज्यादा चेंजेस करने पड़ेंगे बुनियादी स्ट्रक्चर में। तो एक तो ये है, और इसके अलावा टीचर्स को ट्रेनिंग इसमें और ज्यादा देनी पड़ेगी। और 6th क्लास से जो व्यावसायिक शिक्षा का कहा गया है, तो ये इन चीजों के लिए इम्प्लीमेंट करने के लिए सर ग्राउंड स्तर पर काफी इसमें सुधार करने पड़ेंगे। चलिए, आप केमिस्ट्री की छात्रा भी रही हैं। जी सर। एक शब्द आता है हैवी वाटर, क्या होता है ये? सर, ये DTO होता है, जिसमें हाइड्रोजन का जो समस्थानिक होता है वो इसमें शामिल होता है, 1H2 जिसका फॉर्मूला है। तो हैवी वाटर क्यों हो गया? हम तो हैवी वाटर, भारी वो जो होता है, जो कि पचने में दिक्कत करता है, उसको भारी बोलते हैं। तो इसमें क्या, इसमें हैवी वाटर, हैवी क्या हो गया इसमें? क्यों हैवी वाटर क्यों बोलते हैं इसको? सर, इसमें हाइड्रोजन का जो परमाणु भार है वो 2 हो गया है, तो वो परमाणु भार में वृद्धि है ये। तो उससे क्या हो गया? इसलिए सर, इसमें जैसे परमाणु भार नॉर्मल हाइड्रोजन का 1H1 होता है, परमाणु भार 1 होता है। और ये और कहाँ भारी काम जल में में, आता है? किस काम में आता है ये? जी सर, ये जो नाभिकीय संयंत्र होता है उसमें भारी जल का उपयोग करते हैं, मंदक के रूप में करते हैं सर। एक तो ये। वेरी गुड। अभी आज के टाइम में आपने भी सुना होगा कि बच्चे जो है वो अपने माता पिता को ओल्ड एज होम में भेजना चाहते हैं। देखती हैं आप इसमें? जी सर, इस प्रकार की परिस्थितियां काफी जगह अब विद्यमान हो रही है। इसका कारण में सर, एक तो बच्चे जो है आजकल न्यूक्लियर फैमिली का जो चलन है वो बढ़ रहा है। कौन सी फैमिली? एकल परिवार। एकल एकल परिवार का चलन बढ़ रहा है। तो एक तो ये है, और इसके लिए सर जो नैतिक शिक्षा है उनमें शायद कमी आ रही है, एक ये भी इसमें कारण है। ओके। एक माता पिता जो हैं उनके एक ही बेटा है, और उन्होंने अपने जो है ना आउट ऑफ इमोशंस और सेंटिमेंट्स अपनी सारी जमीन जायदाद मकान वगैरह सब बेटे के नाम कर दिए। और उसके बाद में वो बेटा और बेटे की पत्नी उसको जो है वो टाइम से रोटी भी घर में देते नहीं है। तो ऐसे दुखी माता पिता को क्या उपचार उपलब्ध है, जिन्होंने अपनी सारी संपत्ति अपने बेटे के नाम कर दी? सर, इसमें एक एक्ट बना हुआ है वृद्धावस्था के ऊपर। पूरे एक्ट का नाम मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन ऐसा कानून है जिसके तहत अगर वापस अगर जो पेरेंट्स उन्होंने संपत्ति नाम कर दी है, और अगर उनको वापस लग रहा है कि उनके से वापस जो सेवा होनी चाहिए वैसी नहीं हो रही है, तो वो वापस इसमें परिवाद दायर कर सकते हैं, और वापस उनके नाम वो संपत्ति हो सकती है, वापस वो ले सकते हैं। ये शिकायत, ये परिवाद किसके समक्ष दायर कर सकते हैं? सर, एक अधिकारी की नियुक्ति होती है, समाज कल्याण अधिकारी,
जहाँ तक मैं याद कर पा रही हूँ। आरएएस ऑफिसर का उसमें कोई रोल है? जी सर, ये आरएस ऑफिसर में ही इनमें शायद जिला कलेक्टर या मैं एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, Okay. सॉरी सर। आपने घरेलू हिंसा अधिनियम पढ़ा है? जी हिंसा किसे कहते हैं? जी सर, कि अगर किसी व्यक्ति के द्वारा महिला को जो है वो जैसे हिंसा के कई प्रकार बताए गए हैं कि लैंगिक हिंसा, यौन हिंसा, है ना, और भी प्रकार है सर, एग्जैक्ट मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। आप मैथमेटिक्स की टीचर हैं अभी, कौन सी क्लास तक के बच्चों को पढ़ाती हैं? तो मैं 6 to 10 पढ़ाती हूँ। इन बच्चों को आप भाज्य संख्याओं को कैसे सिखाती हैं? क्या होता है, डिफाइन कीजिए इनको, कंपोजिट नंबर को। सर भाज्य संख्या है जिनमें जो है वो कई सारी संख्याओं का उसमें भाग जाता है और इसके कई गुणनखंड होते हैं। जैसे जो 4 है, इसके अंदर एक तो 4 का खुद का भाग तो जाएगा ही, साथ में 2 के पहाड़े में भी 4 आता है, 2 का भाग भी इसमें जाता है। जिसके एक से अधिक गुणनखंड होते हैं वो भाज्य संख्या होगी। 51 क्या है? सर जो 51 है वो, कंपोजिट है या नहीं? जी सर 51 अभाज्य संख्या है। अभाज्य है। जी, अभाज्य किसको कहते हैं हम? ऐसी संख्या जिसमें या तो केवल खुद का भाग जाए या फिर एक का भाग जाए। अब एक। बताइए क्या है ये, अभाज्य है या भाज्य है? 51 सर अभाज्य संख्या है। 17 थी। सॉरी सर, जी जी ओके, 17 एक 17 आ रहा है, होल 17 नंबर लिखा होता हुआ है। है, होल sorry। नंबर क्या होता है? सर पूर्ण होल, संख्या। जी सर, पूर्ण संख्या जो होती है इसमें जो 0 से लेकर अनंत तक जो संख्या होती है उनको पूर्ण संख्या कहते हैं। आपने मान लो एक बच्चे को कहा कि किसी संख्या को 50 से गुणा करना है, लेकिन उस बच्चे ने उसको 30 से गुणा कर दिया, तो उसने कितना % गलत उत्तर दिया? आपके सामने पेन और ये रखा हुआ, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 40% के लगभग उसने गलती 40%, करी। ठीक है। जी मान लीजिए मैं आपको ऐसे कहूं कि एक त्रिभुज है जिसकी जो भुजाएं हैं उनकी लंबाई 3, 4 और 5 है। ये किस तरह का त्रिभुज है? सर ये समकोण त्रिभुज होगा। क्या होता है समकोण को डिफाइन कीजिए। तो समकोण में एक जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है, नीचे वाली भुजा आधार होती है, 90 डिग्री से लगी भुजा लंब होती है और लंब और आधार को मिलाती है, उसको कर्ण कहते हैं और इसमें पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई होती है। और कौन कौन से प्रकार होते हैं त्रिभुजों के? सर एक समबाहु त्रिभुज, एक विषमबाहु त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। 3 प्रकार होते हैं। समबाहु की तीनों भुजाएं बराबर, विषमबाहु की तीनों अलग और समद्विबाहु की 2 भुजाएं बराबर होती है। मैथमेटिक्स का हमारे दैनिक जीवन में उपयोग भी है क्या, या केवल ये पढ़ने के लिए ही है? जी सर उपयोग है इसका। कोई एक एग्जांपल बताओ, जैसे आज सुबह से लेकर अब तक मैंने क्या मैथ का यूज किया? टाइम मैनेजमेंट में इसका उपयोग है। जो यात्रा हम करते हैं इसमें उपयोग है। जैसे मुझे यहाँ तक पहुँचने में अगर 1 घंटे का समय लग रहा है तो मुझे मेरी जो व्हीकल है उसकी स्पीड इतनी रखनी पड़ेगी। इसमें कैलकुलेट करने में, बजट में, कई सारी जगह उपयोग है सर। मान लो मैं आपको ऐसे कहूं कि मेरे पास 8 पालतू जानवर, कुत्ते नहीं हैं। पहली बात समझ में आया? 8 पालतू जानवर, कुत्ते नहीं हैं, 5 खरगोश नहीं हैं और 7 बिल्लियां नहीं हैं, तो मेरे पास टोटल कितने एनिमल हैं? 8 पालतू जानवर है और बाकी के नहीं है आपके पास। प्रश्न को फिर से रिपीट कर देता जी, हूं, जी। थोड़ा लॉजिक का है, मैथ का है, देखते ही आपको उत्तर आ जाना चाहिए। मेरे पास 8 पालतू जानवर, जी कुत्ते नहीं हैं, 5 खरगोश नहीं हैं और 7 बिल्लियां नहीं हैं, तो मेरे पास टोटल कितने जानवर हैं? 8 ही है सर आपके पास। नहीं, मैंने ऐसे तो बोला ही नहीं, मैंने तो ऐसे कहा 8 पालतू जानवर, कुत्ते नहीं हैं और 5 खरगोश नहीं हैं, 7 बिल्लियां नहीं हैं। चलिए, आपने कौन कौन सी थ्योरम पढ़ी है मैथ में? सर थ्योरम में जैसे श्रीधराचार्य थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम जो अभी बता रही थी मैं, और भी कई सारी है सर इसी प्रकार की। जैसे एपी के अंदर थ्योरम है, जीपी में थ्योरम है। ये आपके ट्रिग्नोमेट्री काम में। आ रही है क्या, या प्रशासन में इनका कोई रोल होगा क्या? सर जैसे इनका उपयोग निर्माण कार्यों में होता है। जैसे पाइथागोरस थ्योरम है तो इसमें जो है अगर 2 भुजाएं आपको पता है तो तीसरी आप ज्ञात कर सकते हो। तो जैसे बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है तो इसमें इसका उपयोग किया जा सकता है।
चलिए, आप शिक्षिका हैं तो मुझे ये बताइए, ये जो एनईपी भारत सरकार ने 2020 में लागू किया है, इसकी कंपेयर करना आपको 1986 की एनईपी, तो क्या अलग आपको नजर आता है उसमें? मुख्य अंतर क्या है? सर एक तो शिक्षा की जो स्ट्रक्चर है उसको बदला गया है। ठीक जैसे है, दूसरा पहले 10+2 के जी स्थान जी पे कर दिया आपने, और और एक 6 क्लास से व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान किया गया है, जो कि पहले नहीं था। स्किल डेवलप होंगे इससे बच्चों में। तीसरा तीसरा सर एक जो एमफिल है उसको समाप्त कर दिया। एक सर एक कमीशन बनाने की बात कही गई है, हायर कमीशन, जिसके अंडर सभी होगी। एक विदेशी यूनिवर्सिटीज है, वो भी भारत में अब अपना कैंपस है वो बना सकती है। एक तो क्या ये चीज़ पहले है। अनुमति नहीं थी विदेशी यूनिवर्सिटी को भारत में कैंपस खोलने की? सर नहीं थी। अच्छा, और क्या अंतर है, मतलब एजुकेशन रिलेटेड अंतर बताइए आप। जैसे आपने एक बताया 10+2 स्ट्रक्चर बदल के चेंज हो गया, व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जी सर एमफिल चलो एक डिग्री खत्म कर दी, विदेशी को अनुमति दे दी, और जी सर एक एबीसी बैंक बनाया गया, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। इसका और एक क्या रोल विश्व होगा? का जी, इसके माध्यम से बच्चे की जो भी शैक्षणिक यात्रा है वो सभी उसमें दर्ज हो जाएगी। तो अगर वो बीच में शिक्षा पहले छोड़ भी दे, जैसे अगर उसने जल्दी ड्रॉप आउट उसने कर लिया, तो वापस वो वहीं से कंटिन्यू कर सकता है। एक विश्व का पुल बनाया जाएगा 11th से। आपने अभी एबीसी के बारे में कहा कि वो वहीं से स्टार्ट कर जी। लेगा, तो फिर ये मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट सिस्टम क्या है इसमें? इसके माध्यम से जैसे अगर कोई ग्रेजुएशन कर रहा है बच्चा, तो उसके द्वारा अगर 1 साल का अगर उसने कोर्स किया तो उसको डिप्लोमा दे देंगे, तो वो वहीं पर ही वो समाप्त कर सकता है। अगर वो वापस एंट्री कर ले, तो उसको अगर 2 साल तक वो पढ़े तो उसको डिप्लोमा, और फिर इसके बाद डिग्री, फिर उस ग्रेजुएशन की डिग्री, इसको अलग अलग सेक्टर में से 4 भागों में बांट दिया है। डिप्लोमा कब मिलेगा आपको? डिप्लोमा 1 एक साल साल में। पे सर्टिफिकेट मिलेगा अच्छा, या 1 साल में, डिप्लोमा? जी 1 साल में सर्टिफिकेट, 2 साल में डिप्लोमा, 3 साल में ग्रेजुएशन का, और जो आपने जी एबीसी की बात की, तो फिर ये अपार आईडी और एबीसी में क्या अंतर है? सर अपार आईडी इसी का ही एक रूप है, एबीसी का ही एक एबीसी रूप का है। ही, तो जी अंतर क्या है दोनों में? सर मुख्य रूप से अंतर तो ऐसा मुझे पता नहीं है सर। सर प्लीज। चलिए, आप भीलवाड़ा से हैं, शाहपुरा से। जी सर। भीलवाड़ा की कुछ खासियत बताइए, और भीलवाड़ा का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है राजस्थान की इकोनॉमी में, देश की इकोनॉमी में क्या है? सर भीलवाड़ा राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी है, मुख्य औद्योगिक नगरी है। ऐतिहासिक सांस्कृतिक दृष्टि से भी ये मुख्य इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर कई सारे सांस्कृतिक स्थल स्थित है, जैसे बदनौर फोर्ट, मांडलगढ़ फोर्ट, मेनाल जलप्रपात, मुख्य रूप से ये है सर। चलिए, आपका इंटरव्यू हो गया, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर।